सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए, जिसमें हम तीसरा अध्याय हम शुरू करेंगे, जिसका नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम ये जानना है कि बहुपद होता क्या है। बहुपद चर, अचर, गुणांक और घात वाले बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं, जिसमें चर राशि भी हो, अचर राशि भी हो और दोनों का गुणांक हो, उसे क्या कहेंगे हम बहुपद। जैसे कि ax² + bx + c। यहाँ पर a, b और c क्या है, चर राशि है, और x² x ये क्या है, अचर राशि है। जैसे कि एक और उदाहरण हम लें तो 2x², ये भी क्या है, बहुपद है। 3x³ + 3x + 2, ये भी क्या है, एक बहुपद है। जैसे कि px² + qz + x, ये क्या है, x नहीं, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, ये भी क्या है, एक बहुपद है। इसी तरह से अब हमारा जो इसका सेकंड टॉपिक है वो है बहुपद के गुणांक, यानी कि बहुपद के गुणांक क्या है। जैसे हमसे ये इक्वेशन दे दी और हमसे पूछ ले कि x² का गुणांक क्या है, तो हम देखो इक्वेशन क्या है, 4x² + 6x + 3, ये हमें समीकरण दे रखी है। अब इसमें x² का गुणांक क्या है, गुणांक वो वाली चीज होती है जो उसके आगे लिखा होता है। किसका पूछ रहा है, x² का, तो x² के आगे क्या लिख रहा है, 4, तो इसका गुणांक हो जाएगा 4। अब इसी तरह से x की घात 1, x की घात 1 यानी क्या होता है, x ही होता है, और x का गुणांक कहां क्या है, यहाँ पर 6, तो वो हो जाएगा 6। x की घात 0 यानी कि होता है 1, अब किस में है, बिल्कुल x नहीं है, x की घात 0 है यहाँ पर, तो इसका गुणांक हो जाएगा कितना, 3। इसी तरह से हम इसका सेकंड समीकरण ले लेते हैं और इसमें हम सोल्व करते हैं और अच्छी तरह से हम समझेंगे इसमें। तो जैसे p की घात 4 का क्या है गुणांक, ये है 6। इसी तरह से p की घात 3 का क्या हो जाएगा 8, p की घात 2 का क्या हो जाएगा 4, p की घात 1 यानी कि p का क्या हो जाएगा 2, और p की घात 0 जिसमें p है ही नहीं यानी कि हो जाएगा 5। तो ये हमने क्या सीखा इसमें सीखा हमने बहुपद के गुणांक क्या है, कौन से हैं। तो हमने देख लिया, x² का पूछे तो इस स्क्वायर के आगे जो लिखा है वही उसका गुणांक हो जाएगा, x के लिए पूछे तो x के आगे जो लिखा है वही उसका गुणांक हो जाएगा। इसी तरह से हमें पढ़ना है बहुपद की घात। अब बहुपद की घात क्या होती है, यानी कि एक समीकरण दे दिया हमें, वो समीकरण में जो सबसे बड़ी घात होती है वही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। तो हम देखते हैं इसमें, ये हमें समीकरण दे दी 6x की घात 9 + 7x की घात 6 + 8x² + 2। अब इसमें देखो सबसे बड़ी घात क्या है, 9 है, यानी कि बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 9। अब इसी तरह से हमें ये समीकरण दे दी, इसमें दे दिया 9x की घात 3 + 6x की घात 4 + 9x की घात 2 + 3। अब देखो सबसे बड़ी घात क्या है, 4, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 4, यानी कि बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। इसी तरह से अब हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, बहुपद के प्रकार देखते हैं हम। रैखिक बहुपद क्या होता है, सबसे पहले तो क्या रैखिक बहुपद क्या होता है, तो रैखिक बहुपद होता है जिसकी घात क्या हो, 1 हो, यानी कि ax + b इसके रूप में हो। जैसे कि 2x + 3, ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, रैखिक। अगर इसमें ये लग रहा हो 2x² + 3x + 6, तो ये क्या हो जाएगा, ये द्विघात हो जाएगा। तो ये द्विघात हो जाएगा, कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसकी घात 2 हो, यानी कि ax² + bx + c। तो ये देखो ax² + bx + c के रूप में लिखा हुआ है। इसी तरह से त्रिघात बहुपद क्या होता है, तो त्रिघात बहुपद वो होता है जिसकी घात क्या हो, 3 हो, यानी कि क्या ax³ + bx² + cx + d। जैसे 4x की घात 3 + 2x की घात 2 + 3x + 6, ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। तो अब हम इस वीडियो में और आगे सीखेंगे इसको अच्छी तरह से। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, क्या बहुपद क्या होता है, चर और अचर राशि का गुणांक क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, जो उसके आगे लिखा हो वही उसका गुणांक हो जाएगा। जैसे x² का गुणांक पूछा है तो x² के आगे जो लिखा होगा वही उसका गुणांक हो जाएगा। x के लिए पूछ रहा है तो x के आगे जो लिखा होगा वही उसका गुणांक हो जाएगा। x की घात 0 के लिए पूछ रहा है तो जिसके x नहीं लगा हुआ है वही उसका गुणांक हो जाएगा। इसी तरह से बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। इसी तरह से बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार हमें 3 ही प्रकार के पढ़ने हैं। रैखिक बहुपद
जिसमें घात 1 होती है, द्विघात बहुपद जिसमें घात 2 होती है और त्रिघात बहुपद जिसमें घात 3 होती है। अब हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें जैसे एक समीकरण दे दी 6x + 12, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 0 के बराबर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 6x बराबर, अब 12 को उधर भेजेंगे, इधर प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस का 12, तो ये हो जाएगा 6x बराबर -12 और x बराबर -12, ये बटे में चल जाएगा क्योंकि गुणा में, तो कहाँ चल जाएगा, भाग में। ठीक है, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी x का मान कितना गया -2। अब ये -x की जगह पर हम -2 रखेंगे तो इस समीकरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, बहुपद के शून्यक बोलते हैं। जैसे रख करके देखते हैं हम, 6 × x की जगह पे क्या रखना है, -2 प्लस क्या है 12 बराबर 0 आ रहा है क्या, 0 देके 6 दूनी कितने होंगे 12, माइनस लग रहा है तो माइनस का 12 और ये है प्लस का 12, दोनों को जोड़ेंगे तो 0, यानी कि ये क्या हो गया -2 बहुपद का शून्यक हो गया। इस बहुपद का इस बहुपद का शून्यक हो गया। इसी तरह से अब एक नोट हम पढ़ेंगे, क्या है, बहुपद के शून्यकों की संख्या बहुपद की सबसे बड़ी घात उच्चतम यानी कि सबसे बड़ी घात के बराबर होती है। जैसे यहाँ पर x की घात 1 थी तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, 1। अगर x की घात 2 होती तो क्या होती, शून्यकों की संख्या कितनी आती, 2। अगर 3 होती तो शून्य कितने आते, 3 आते। इसी तरह से जो सबसे बड़ी घात होती है बहुपद की, उतने ही हमें शून्यक के मान मिलेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। इन दोनों में क्या संबंध होता है? तो देखो, अगर जो बहुपद है वो द्विघात बहुपद हो जो कि ax² + bx + c के रूप में हो और इनके शून्यक क्या हो, अल्फा और बीटा हो, तो क्या करेंगे, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या इन दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा वो, -b/a, और b क्या है यहाँ पर ये है और a क्या है यहाँ पर ये है, यानी कि x का गुणांक क्या है, b है और x² का गुणांक क्या है, a है। तो यही हमने लिखा है। और अल्फा × बीटा क्या होता है, c/a, क्या c/a, यानी कि अचर पद, यहाँ पर देखो ये अचर पद है यानी कि कांस्टेंट है, और a यानी कि x² का गुणांक है, यही हमने लिखा है। इसी तरह से अगर जो बहुपद हमें दिया है वो क्या हो, 3 घात का हो यानी कि त्रिघात बहुपद हो, जो कि ax³ + bx² + cx + b के रूप में हो और इनके शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हो, तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a, यानी कि ये तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो किसकी वैल्यू के बराबर, किसके मान के बराबर हमारा आंसर आएगा, b/a के, -b/a के हमारे इसके रूप में आंसर प्राप्त होंगे। और अगर हम जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा × अल्फा हम करेंगे तो किसके मान के बराबर होगा, c/a के मान के बराबर होगा इन सबका मान। और इसी तरह से अल्फा, बीटा और गामा को हम तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो किसके मान के बराबर होगा, -d/a के मान के बराबर होगा। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों पर विभाजन एल्गोरिदम, यानी कि कलन विधि कैसे अप्लाई करते हैं, यानी कि कैसे लगाते हैं और क्या होती है। तो इसके अनुसार यदि px और gx कोई दो बहुपद हमें दे दिए हो जहां पर gx का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो हमें क्या होगा, qx और rx ऐसे बहुपद प्राप्त हो सकते हैं। कैसे, ये देखो, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक × भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाज्य क्या है, यहाँ पर px जो कि हमारी बड़ी बहुपद है और जो gx है इसमें हमने भाग लगाया, तो भाग लगाया वो क्या हो गया, भाजक, और जो भाग जितनी बार गया वो क्या हो गया, qx यानी कि भागफल, और जो बचा जो कि क्या कहलाता है, शेषफल, जो कि हो गया हमारा rx। ठीक है, जहां पर rx का मान 0 भी हो सकता है या फिर rx का मान इसकी घात किससे बड़ी हो सकती है, gx से भी बड़ी हो सकती है। और समीकरण का मानक रूप क्या होता है, कोई भी अगर हम समीकरण लिखते हैं तो उसको हमें मानक रूप में लिखना होता है तो हमारी समीकरण सही मानी जाती है। अगर हम उसको मानक रूप में नहीं लिखते तो वो हमारी समीकरण सही रूप से नहीं लिखी होती और उसके हमारे नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या होता है, इनको सही रूप में लिखना होता है और इसका बोर्ड में हाफ मार्क्स होता है।
तो देखो द्विघात अगर समीकरण होगी तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए का मान 0 के बराबर नहीं होता। और अगर त्रिघात हो तो उसको लिखेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, ए की घात क्या हो जाएगी, 0 के बराबर नहीं होगी। और यहाँ पर ए बी सी और डी क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या, यानी कि जो भी नंबर होगी जैसे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है वो वास्तविक संख्या होगी। और जो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स है ये क्या है, अचर राशि है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको जब भी हमें समीकरण दे दी जाएगी हम क्या करेंगे, उसको मानक रूप में लिखेंगे सबसे पहले, तभी हमें ए बी और सी के मान हमें प्राप्त होंगे। और इन्हीं से हम क्या करेंगे, हमारी आगे की इक्वेशन को या समीकरण को हम हल कर सकते हैं और उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे श्रीधर आचार्य सूत्र, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है। और अगर एग्जाम में हमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता और हम अगर ये सूत्र लिख करके आ जाते हैं तो अगर वो 3-4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसमें से 1 मार्क हमको मिल जाएगा इस सूत्र लिखने का। और ये सूत्र आपको सही लिखना है। ठीक है, तो क्या होता है श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता है, अगर समीकरण मानक रूप में हो, मानक रूप से मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस रूप में लिखी हो, जहां पर ए का मान 0 के बराबर ना हो, तो x का मान हम निकाल सकते हैं किस सूत्र से, श्रीधर आचार्य सूत्र से। क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी कि x का मान हम निकालेंगे तो पहले तो क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर b का जो मान होगा वो यहाँ लिखेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस करेंगे, उसके बाद अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि b का जो मान होगा उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर यानी कि वर्ग करेंगे, फिर उसमें से हमें माइनस करेंगे 4 इंटू ए का मान और c के मान को, इन तीनों को गुणा करके b स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे बटा 2a, 2 इंटू ए का मान जो होगा वो हम यहाँ पर रखेंगे और इस सूत्र द्वारा हम x का मान निकाल सकते हैं। और इसी तरह से द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हमें कैसे पता होगी, हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हमें दे रखा है। जैसे कि हमें दे दी है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जहां पर a 0 के बराबर नहीं हो इस रूप में दे दी हमें मानक रूप में। ठीक है, तो अगर यदि क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किससे छोटा हो, 0 से छोटा हो, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न यानी कि अलग अलग होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक और अलग अलग होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो तो क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होंगे, यानी कि वास्तविक यानी कि रियल होंगे और समान होंगे यानी कि बराबर होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या हो, छोटा हो, तो जो उनके मूल होंगे वो क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे, यानी कि वो ऐसे हो जाएंगे आयोटा के रूप में वगैरह इनके रूप में हो जाएंगे। और हम ये देखते हैं कि अगर f ऑफ x तथा g ऑफ x दो व्यंजक है तो इनके एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होगा, तो हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर f ऑफ x इंटू g ऑफ x, यानी कि इन जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे वो हमें f ऑफ x इंटू g ऑफ x के गुणन के बराबर होगा। और यही इन सभी जो ये वीडियो है टोटल, इसको हम चैप्टर 3 पढ़ने से पहले आप एक बार जरूर पढ़ ले, तो आपको चैप्टर 3 में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।